एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आज हम लोग अपनी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में 6 लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों के उदय होने का कारण क्या था? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होना, और लोहे की खोज भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम थी या क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आई। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे? पिछली क्लास में भी बताया मैंने और आज फिर बताऊंगी कि लोहे की खोज हो जाने से क्या हुआ, औजार बने, हथियार बने, जिससे जो मध्य गंगा घाटी का जो एरिया था उसको साफ करने में आसानी हुई। वो उपजाऊ भूमि पे जब उर्वरा भूमि थी उस पर जब कृषि की गई तो कृषि की अधिशेष अमाउंट में कृषि होने से क्या हुआ, लोगों के पास एक्सेस टाइम मिला। जब टाइम ज़्यादा मिला तो उन्होंने कृषि से हटके व्यवसाय उद्योगों में अपना दिमाग मतलब अपने आप को बिजी रखा। सीधी सी बात है भाई, जब आप खाने की इच्छा पूर्ति कर लेंगे तब तो आपका दिमाग दूसरी जगह दौड़ेगा। जब आप खाने की बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाते तब तक हम लोग बाहर की चीज़ें सोच ही नहीं पाते। सच्चाई है ये। वही उस टाइम था कि जब कृषि अधिशेष होने लगा तो जो व्यक्ति थे, जो व्यापार लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने अपने आप को अन्य कार्यों में बिजी रखा, जैसे शिल्प उद्योग, व्यापारिक उद्योग, छोटी छोटी बस्तियाँ बनाने लगे, अपने तैयार माल को बाहर बेचने के लिए उद्योगों का, कारखानों का निर्माण किया, बस्तियाँ बसाई। तो इस तरीके से धीरे धीरे उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। पिछली क्लास में हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ये भी बताया था कि 16 महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय। याद रखेंगे, मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिली, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, जहां से हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती। कल मैंने एक और पॉइंट बताया था कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि कृत है उसमें 16 नहीं 22 जनपदों के बारे में पता चला। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। 16 महाजनपद में हमने बताया कि मगध था एक साम्राज्य। मगध जो राजवंश था वो उस समय मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कहने को तो 16 महाजनपदें थी, जिसमें 14 राजवंश थे, 2 आपके गढ़ राज्य थे, जैसे मल्ल और बज्जी, ये 2 संघ ऐसे थे जो गढ़ राज्य थे, जहाँ पे गढ़ राजा का चयन जनता द्वारा होता था। जो राजवंश होते हैं उनका चयन क्या होता है, राजा का बेटा राजा, एक वंश परंपरागत चलते हैं, वो राजवंश होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो क्या हुआ, जो 16 महाजनपद में एक जनपद थी जिसका मगध साम्राज्य था, जो वहाँ पे मगध साम्राज्य बन के उभरा। मगध क्यों? जो मध्य गंगा घाटी वाला एरिया है, पाटलिपुत्र के ऊपर वो एरिया है बिहार में, जो आज का बिहार है, वो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। तो वहाँ सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने की वजह से लोगों को गंगा का किनारा मिला, उपजाऊ भूमि मिली, नगर बसाने में आसानी हुई। लोग कहाँ बसेंगे? प्राचीन काल से आप सिंधु घाटी सभ्यता छोड़िए, अगर आप पुरा पाषाण काल में भी जाएंगे तो देखेंगे जो लोग घुमक्कड़ खानाबदोश जीवन जीते थे वो जनरली कहाँ पे बस्तियां बसाते थे, जिसके हमको एविडेंस मिले, जैसे सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। कौन सी जगह मिला? इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला एरिया। क्यों मिला? क्योंकि वहाँ पे एक नदी का तट था। जब नदी का तट आपके पास होगा तो आपको वहाँ से इजीली भोजन मिलेगा, मांस मिल जाता था पहले, है ना। उपजाऊ भूमि है तो पानी, खेती करने के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जा रही है। तो वही ये मगध वाला जो प्रांत है आपका, वो गंगा के किनारे बसा हुआ एरिया है, और गंगा के तट पे होने की वजह से भूमि बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पे कृषि अच्छे से हो रही है, तो लोगों के पास टाइम है अपने आप को, अपने कौशल को अन्य क्षेत्रों में लगाने के लिए। तो वही यही रीज़न है, इस वजह से वहाँ पे एक मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो मगध साम्राज्य में कुल कितने राजवंश थे इसके बारे में, मगध कोई एक अकेला राजवंश तो है नहीं वहाँ रूल करने वाला, वहाँ पे कई छोटे छोटे राजवंशों ने एक के बाद एक शासन किया। जैसे कि मैं बताऊं, मगध साम्राज्य का पहला राजवंश है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश आया आपका। हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और इसके बाद आपका आता है नंद वंश। ये छोटे छोटे राज्य हैं, हालांकि इस पोर्शन से
आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो जरूर पूछा जाता है भाई कि संस्थापक कौन था हर्यक वंश का, या अंतिम शासक कौन था, है ना। या फिर पूछा जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या किस वंश के शासक ने की, और एक नया नागवंश डाला। फिर नागवंश के अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या नंदवंश एक व्यक्ति ने की, जिसने नंदवंश की स्थापना की। और फिर किस तरीके से नंदवंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक महान साम्राज्य मौर्य वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महान अशोक के बारे में तो कौन नहीं जानता भाई। तो ये सारा एक क्रम है भारतीय इतिहास में। प्राचीन भारत को अगर हम समझेंगे तो पहले से स्टार्टिंग करेंगे तो पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में पहला वो साम्राज्य या राजवंश कौन था जिसने रूल किया, या जिसके द्वारा धीरे धीरे साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपका जवाब होगा मगध। हालांकि 16 महाजनपद हैं, सब में छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन विशाल रूप से जो साम्राज्य उभरा वो मगध एरिया था। मगध में भी हर्यक वंश, फिर शिशु नंद वंश और आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 क्रम है। इसके बाद आपके मौर्य आएंगे, यहीं पे बता दिया जाए मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश को हम कल की क्लास में डिटेल पढ़ेंगे, और यहीं पे मैं बता देती हूँ कि इस पोर्शन को कराऊंगी, फिर कल मौर्य वंश कराऊंगी, फिर उसके बाद में दोनों लेक्चर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन पे इस वाले से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, तो दोनों को समराइज करके मैं इकट्ठे करा दूंगी। तो मगध साम्राज्य का उदय होता है जिसका टाइम पीरियड है 544 BC से लेके 185 BC तक। आपको टाइम बिल्कुल याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से मगध साम्राज्य में कि हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या था, कि नंद वंश का क्या था, कि शिशुनाग वंश का क्या था। तो हम चलिए थोड़ा सा जानते हैं। हर्यक वंश का टाइम पीरियड है 544 से 492 BC। टोटल 4 उतना है, लेकिन यहाँ 412 है। अब इसके संस्थापक किसको माना गया है, यह संस्थापक आपको याद करने की जरूरत है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है आपका कौन है, बिंबसार। यहाँ बिंबसार है। आगे मौर्य वंश में एक राजा आएगा बिंदुसार, बहुत कंफ्यूजन होता है बिंब बिंदु। तो आप याद रखिए पहले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार है, जिसका एक अन्य नाम श्रेडिन मिलता है। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार बिंबसार इसको बोला गया है श्रेडिन, ठीक है। अब इसने पहले क्या था कि कोई ऐसी साम्राज्यवाद की नीति तो थी नहीं, किस तरीके से साम्राज्य करेंगे। तो अगर हम जो एविडेंस मिले, जो साहित्य मिला, उसमें हमने देखा कि जो प्राचीन जो राजा थे, ये शासक थे, ये किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। या तो कुछ युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, या वैवाहिक संबंध स्थापित करके। वैवाहिक संबंध समझ रहे हैं, शादी की, दहेज में ले लिया। सोचो, दहेज का प्रचलन प्राचीन काल से हो रहा है। हालांकि डॉरी बहुत गंदी चीज़ है, डॉरी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के टाइम में क्या है, एज ए गिफ्ट हम दे रहे हैं, उसको डॉरी नहीं बोलते, लेकिन पहले दहेज के रूप में प्रॉपर मिलता था। तो जैसे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, इसके टाइम में महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसने अंग, जो आपकी जिसकी राजधानी आपकी क्या थी, चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी, इसको जीता। अब 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए उसने। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, जिनकी बहन थी महाकौशला। महाकौशला से शादी करके कौशल को अपने राज्य में मिला लिया कि भैया जब शादी कर लेंगे तो आपस में युद्ध तो होगा नहीं ना। और फिर चेल्ला जो चेटक की पुत्री थी उससे शादी की अन्य। और फिर इन्होंने छैमा जो भद्र राज्य जो आज का पंजाब, यहाँ से बेटी इनसे शादी करके इन 3 एरियाओं को अपना मित्र बनाया और इन क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरीके से धीरे धीरे मगध में साम्राज्य को छोटे छोटे वो आपकी जो महाजनपद थे उनको मिलाने का दौर स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसने एक अवंती का शासक था चंड प्रदोत, वो बीमार, अवंती उसके साम्राज्य में नहीं था, लेकिन उसने संबंध बढ़ाने के लिए कूटनीति चाल चली कि चंड प्रदोत की तबीयत खराब थी, कहा जाता है उसको पीलिया था। उसके इलाज के लिए इन्होंने अपने दरबार का राजवैद्य जीवक को अपने दरबार से वहां भेजा था। राजवैद्य थे ये, ठीक है। ये आपसे पूछा इतना जाएगा कि जीवक को किसने चंड प्रदोत के दरबार में भेजा था इलाज के लिए, तो बिंबसार, याद रखिए बस। फिर क्या होता है कि बिंबसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु आता है। देखिए कितना स्टार्टिंग थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर मौर्य प्राचीन भारत पढ़े या अभी भी, अब तो नहीं है खैर ऐसा, कि जितने भी राजा हुए शासक हुए सबको उनके पुत्रों ने मारा।
ऐसी सत्ता भी किस काम की कि आपका ही बेटा आपका वध कर दे सत्ता के लालच में। ये लोग मरते तो थे नहीं, तो भैया बेटा भी तो बूढ़ा हो रहा है, उसको भी शासन करना है, तो मारा अपना गद्दी पे बैठा। तो इसके बाद अजातशत्रु थे आपके, इनके बेटे, इन्होंने शासन है 492 से 460 बीसी, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका अन्य नाम कुड़िक है और इसको पितृहंता बोला गया, ये याद रखना, पितृहंता। प्रथम पितृहंता शासक है, प्रथम। पहली बार भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य में किसी राजा को उसके पुत्र के द्वारा मारे जाने की अगर बात कही जाएगी तो अजातशत्रु का नाम आएगा। अजातशत्रु को पहला पितृहंता शासक बोला जाता है, इस चीज को लिख लीजिए। पहला पितृहंता शासक कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार के सत्ता पे बैठता है और उसको पितृहंता बोला गया। इसके टाइम में कुछ चीजें हुई, इसने जैसे अंग को उसने मिला लिया। इसके टाइम में इन्होंने बज्जी को अटैक किया, बज्जी के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, बज्जी को। और इसने क्या किया, बज्जी को मिलाते टाइम पहली बार युद्ध नीति में रथ मूसल और महाकट संकट की उपयोग किया। रथ मूसल क्या होता था? दो रथों के बीच में एक क्या कहते हैं, तोप जैसा मिलाया जाता था, उसमें पत्थर फेंके जाते थे। रथ कंटक का यूज किया इन्होंने, ये पहली बार इन्होंने द्वारा हथियारों का यूज किया गया, रथ मूसल का, महाकटा संकट का। इसके बाद क्या होता है, अजातशत्रु के बेटा है उदयन। उदयन भी पितृहंता शासक बोला गया। इसने क्या किया, इसका पितृहंता शासक है, द्वितीय पितृहंता शासक है, द्वितीय पितृहंता उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। इसके बारे में जाना जाता है कि इसने राजधानी पाटलिपुत्र बसाई। हाँ, जो बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम में राजधानी क्या थी मगध की? ग्रीव्रज और राजगृह। क्या राजधानी थी यहाँ पे? ग्रीव्रज और बाद में राजगृह। ठीक है, यहाँ एक चीज और अजातशत्रु के बारे में आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उस चीज को बौद्ध धर्म में बता चुकी हूं कि बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे। तो ये वही अजातशत्रु हैं जिनके टाइम पे 483 बीसी में, कहां पे? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति? पहली बौद्ध काउंसिल। ठीक है, याद रहेगा, पहली बौद्ध संगति हुई। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। याद करिए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और इस संगति में क्या हुआ था? सुक्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 ग्रंथों का संकलन किया गया था। याद हुआ? अजातशत्रु के टाइम पे 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति हुई, जो कहाँ हुई थी? राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी। इसका शासक था आपका महाकश्यप, है ना। और इसमें राजा हो गए अजातशत्रु। और क्या कार्य हुआ था? सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो सुक्त पिटक के बारे में क्या याद रखना है आपको? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, इसको एनसाइक्लोपीडिया बोला गया बौद्ध धर्म का। और क्या है, सुक्त पिटक में 5 भाग बताए थे मैंने, दीर्घ निकाय, मध्यम, ये सब चीजें। उसमें बताया था एक अगुंतर निकाय था, जिसमें क्या कहा गया था? 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बताई गई थी। और एक खुंदक निकाय था, जिसमें क्या कहा गया था? जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। फालतू चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जो मैं बोल रही हूँ वही आपके एग्जाम में आने वाला है, अगर आएगा तो इस पोर्शन से। तो मैंने बताया था जातक कथाएं क्या थी? बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व की कहानी, याद है ना। बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी को क्या कहा गया? जातक कथा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे उदयन भी पितृहंता शासक है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक आया नागदशक उदयन का पुत्र था। 3 पुत्र थे इसके उदयन के। तो तीसरा पुत्र था नागदशक, जिसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग के द्वारा की जाती है। और वो शिशुनाग नागवंश की स्थापना करता है, नागवंश की नींव डालता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे नागवंश, जिसका टाइम पीरियड है 414 से 344 बीसी। संस्थापक है बिंदु शिशुनाग। ये राजधानी अपनी वैशाली बना लेता है। कहाँ बनाता है राजधानी? वैशाली। याद रखेंगे आप, पहले क्या क्या राजधानी रही है? ग्रीव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र।
3 राजधानियां रही हैं आपके हर्यक वंश के टाइम पे। आप लोग यहाँ याद कर लीजिए, हर्यक वंश में कौन कौन सी राजधानी रही? ग्रीवरज, ग्रीवरज, राजगृह और आपकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, ठीक है, ये 3 राजधानियां रही हैं। और इसके बाद नागवंश की राजधानी क्या बन गई? वैशाली, वैशाली। ठीक है, याद रखेंगे आप। वैशाली, याद हो गया? ये हो गया। अब इसके संस्थापक पूछा जाता है। नागवंश का संस्थापक आपका है शिशुनाग, राजधानी वैशाली, और इसने अवंती को अपने राज्य में मिलाया। धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। फिर इस वंश का एक दूसरा शासक है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया। पूछा जाता है कि किस शासक को काकवर्ण कहा गया है? तो कालाशोक को। इसके कालाशोक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज रिकॉल करिए। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में, जो पहली बौद्ध संगति के 100 साल बाद होती है, कहाँ होती है? वैशाली में, है ना? बताया था ना। अध्यक्ष कौन तो है? सब्बा मीर, सब्बा मीर या सावक मीर बोला गया। और इसमें क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था स्थविर और महाशांतिक 2 भागों में बट गया था। चलिए हम यहीं पे फिर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें याद रहें, रिवीजन हो जाएगा। तो कालाशोक के टाइम में क्या चीज हो रही है? कालाशोक जो शासक है नागवंश का, इसके टाइम में 383 बीसी में आपकी सेकंड बौद्ध काउंसिल हो रही है, बौद्ध काउंसिल हो रही है ना। और इसमें बौद्ध, इसको हिंदी में लिख देंगे भाई, बौद्ध समिति, संगति। ठीक है, हो रही है। और अध्यक्ष कौन है? सब्बा मीर बोलेंगे या सावक मीर, दोनों मिलता है, नाम एक ही है व्यक्ति, सब्बा मीर। ठीक है। और इसमें क्या काम होता है? जो बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट जाता है, स्थविर, स्थविर व महासांदिग्य, महासांदिग, महासांदिक 2 भागों में बढ़ जाता है। याद होगी ना दोनों बौद्ध संगति। अब इसके बाद क्या होता है? इस वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन, जिसकी हत्या उसका सेनापति महापद्म नंद कर देता है और वो नंद वंश की स्थापना करता है। तो तीनों चीजें याद हुई। हर्यक वंश का संस्थापक आपका है बिंबिसार, अंतिम शासक है आपका क्या है आपका? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त की हत्या कौन कर रहा है? आपका शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है आपका नागदशक, सॉरी एक बार रिवीजन कर लें, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कौन कर रहा है? महापद्म नंद। और महापद्म नंद किस वंश की स्थापना कर रहा है? आपके नंद वंश की, जिसका टाइम पीरियड है 344 से 323 बीसी तक। और महापद्म नंद के बारे में बोला जाता है पहला गैर क्षत्रिय शासक था, या बोलेंगे शूद्र, शूद्र शासक था। ठीक है, इसने अपनी उपाधियां ली सर्व छत्रांक, मतलब सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला इसने उपाधि ली। क्योंकि ये अब तक ये विचारधारा थी जो क्षत्रिय है वो ही युद्ध कौशल में जीत सकता है, राजा बन सकता है। पहली बार नंद वंश का जो शासक है वो शूद्र शासक है। शूद्र बोले तो जो क्षत्रिय नहीं है उस वंश के व्यक्ति ने एक साम्राज्य की स्थापना की और उसने सारे क्षत्रियों का, अपने आसपास के जो भी शासक थे सबका नाश किया। इसलिए उसने सर्व छत्रांक की उपाधि ली और उसने अपने आप को उग्रसेन कहा, एकराट कहा। और इसकी एक उपाधि और बोली जाती है परशुराम का सॉरी परशुराम का द्वितीय अवतार, सेकंड अवतार। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि परशुराम का द्वितीय अवतार किस शासक को कहा गया है? याद रखेंगे महापद्म नंद। याद रखिएगा अच्छे से कि परशुराम का द्वितीय अवतार किस नंद वंश के शासक को कहा गया? महापद्म नंद। महापद्म नंद के टाइम पे एक व्यक्ति थे पाडिनी, राज दरबार में थे, जिन्होंने क्या लिखा है? कल मैंने आपको शायद बताया है। पाडिनी की 2 रचनाएं हैं आपकी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी याद रखिएगा, और दूसरी रचना है महाभाष्य। ये 2 रचनाएं पाडिनी ने लिखी। पूछा जाता है पाडिनी जिनकी रचना अष्टाध्यायी है वो किसके दरबार में सुशोभित थे? किसके दरबार में थे? कौन थे?
काला ये महापद्म नंद के दरबार में अष्टाध्यायी उनके राज कवि मानिए थे, उनका अष्टाध्यायी पाणिनि। और इस वंश का अंतिम शासक है धनानंद। धनानंद को तो भूल ही नहीं सकते भाई। इन्हीं का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा महान साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। थोड़ा सा कहानी में इसमें थोड़ा कनेक्ट करूं तो कहा जाता है कि इसी के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ है भारत में? सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिकंदर ने जिस समय भारत में आक्रमण किया या भारत में आया, उस समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद। याद रखेंगे। थोड़ी सी कहानी है इसके पीछे अगर आप सुनना चाहें तो। क्या होता है कि तक्षशिला में शिक्षक होते हैं आपके चाणक्य, और चाणक्य जी क्या करते हैं कि उनको आभास होता है कि सिकंदर जो भारत में आ रहा है अटैक करने, यूनानी शासक है। तो ये उनकी नज़र में भारत में उस समय मगध एक बहुत विशाल साम्राज्य है, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। तो ये मगध के पास जाते हैं, धनानंद से मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोग को सभी छोटे छोटे राज्यों के साथ एकजुट होके, समझौता करके, एकजुट होकर अपनी सेना के साथ मिलके जो सिकंदर अटैक करने वाला उसका सामना करना है और भारत से इस विदेशी शक्ति को निकाल के फेंकना है। लेकिन धनानंद उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम अपना काम करिए, तुम मुझे क्या राजनीति सिखाओगे, मैं राजनीति का प्रोधा हूँ, ये महान विख्यात हूँ। तो उस टाइम उनको चाणक्य को बहुत गंदा फील होता है और बाल वाल बांधे होते, कहा जाता है बाल खोल लेते, केस को खुला छोड़ते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं इस वंश का नाश ना कर दूं मैं अपने केशों को बांधूंगा नहीं। ये कहानी है, सच्चाई है क्या ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये कहानी चलती है। उसके बाद वो जब जा रहे होते हैं वापस तक्षशिला तो उन्हें एक मौर्य वंश का गाँव मिलता है, मौर्य गाँव। वहाँ पे एक बालक होता है जो गेम खेल रहा होता है। वो बालक एक राजा का पार्ट निभा रहा होता है उस खेल में, और वो पेड़ के ऊपर बैठ के लोगों की समस्याएं, बच्चों की समस्याओं को सॉल्व कर रहा होता है। तो उसकी जो दूरदर्शिता या रणनीति को देख के चाणक्य इतना प्रभावित होते हैं कि उस बच्चे को मौर्य गांव का जो बच्चा है उसको वहाँ से खरीदते हैं, अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं, उसको शिक्षित करते, प्रशिक्षण देते हैं और उसको युद्ध कौशल की नीति सिखाने के बाद फिर से मगध पे धनानंद के टाइम पे अटैक करते हैं। और उसी के बाद वो जो बालक था वो चंद्रगुप्त था, वो चंद्रगुप्त मौर्य गांव से खरीदा था, इसलिए उसका मौर्य नाम मौर्य बना, मौर्य वंश हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। ये सारी बातें मैं कल की क्लास में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और जब मैं मौर्य वंश खत्म कर दूंगी तब मैं इसका और उस क्लास का दोनों का मिला के इकट्ठे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो ये तो था भारत में आए जो साम्राज्य थे, राजवंश थे। हर्यक वंश याद रहेगा, नागवंश याद रहेगा और नंदवंश। अब इसी टाइम में ना अगर मैंने सिकंदर का जिक्र किया तो सिकंदर के बारे में बताना तो पड़ेगा ना भाई। तो सिकंदर के बताने से पहले थोड़ा सा जाने कि भारत पे, प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किस वंश ने या किस साम्राज्य ने दिया। तो ईरानियों का पहली बार सबसे पहला अटैक होता। पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। ईरानी का शासक था डेरियस प्रथम, जिसने 516 बीसी के आसपास भारत में अटैक किया था। और डेरियस प्रथम का उपनाम जो हम लोग जानते हैं दारा प्रथम। आपको याद होगा, पूछा जाता है कि भारत में पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था? तो दारा प्रथम। ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया था? आया, अटैक किया, गांधार और कंबोज को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। इसके बाद बताया जाता है कि ईरानियों के बाद भारत में यूनानी आए। यूनानी आपका सिकंदर, कहा जाता है कि सिकंदर का डेरियस तृतीय से युद्ध होता है और फिर वो उसको बाहर निकाल देता है, फिर भारत की तरफ वो कूच करता है। इसी के बारे में थोड़ा सिकंदर के बारे में अगर हम जाने तो सिकंदर का इंग्लिश में नाम मिलता है, अन्य नाम मिलता है अलेक्जेंडर। आप लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते होंगे, तो अलेक्जेंडर नाम मिलता है। इसका मूल निवास स्थान मकदूनिया का है। ये पिता फिलिप हैं, माँ ओलंपिया है और पत्नी रेक्सोना है। और ये रेक्सोना के बारे में कहानी चलती है, जब ये, चलिए बाद में बताती हूँ। तो भारत आता है, तो भारत में 326 बीसी में आता है और वापस जाता है 324 बीसी में, और ये कुल मिला के भारत में 19 माह तक रहता है। इसके बाद ये बताया गया कि जो भारत में जब इसका अटैक हुआ तो पूछा जाता है, सिकंदर के बारे में पूछा जाता है, भारत में जब सिकंदर का युद्ध भारत में किस शासक से हुआ, कहाँ के नरेश थे वो? तो पोरुस राज्य का राजा था पुरु। पुरु बहुत शक्तिशाली शासक था, जिससे सिकंदर का युद्ध 325 बीसी में
झेलम नदी के तट पे, जिसका प्राचीन नाम बितिस्ता है, के तट पे हुआ। बितिस्ता या झेलम को यूनानी लेखक राइटर में बुक्स में हाइड स्पीसीज का युद्ध कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइड स्पीसीज, झेलम, बितिस्ता, तीनों एक ही के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो हाइड स्पीसीज, झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध, तीनों एक ही है। किस किस के बीच में हुआ? आपके सिकंदर और राजा पुरु के बीच में। पुरु के बारे में जो मैं अभी बता रही थी, इतना शक्तिशाली था कि बहुत ही मतलब शक्तिशाली योद्धा था उस समय भारत का। उसने बराबर की टक्कर दी थी सिकंदर को। सिकंदर उसकी कौशल रणनीति से इतना प्रभावित था कि बाद में उसको विजित राज्य छोड़ के सौंप के चला जाता है। तो कहा जाता है कि युद्ध बंदी बना के जब वो उसके दरबार में उपस्थित था, तो वो मुस्कुराहट, उसकी शक्ति कौशल को देख के उसकी जो पत्नी थी सिकंदर की, रैक्सोना, मुस्कुराने लगती है। तो सिकंदर को बड़ा अजीब लगता है कि इस पराजित राजा को देखिए क्यों मुस्कुरा रही है। कोई भी कहानी रही हो कि वो उसकी कौशल रणनीति से इतनी प्रभावित थी कि बाद में सिकंदर रैक्सोना से पौरुष के राखी बंधवाता है और उसको भाई बना लेती है। कहा जाता है कि रैक्सोना ने पौरुष के राजा पुरु को अपना भाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे। हाइड स्पीसीज, झेलम का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध एक ही है। पुरु और सिकंदर के बीच युद्ध होता है, सिकंदर जीतता है, ये कहानी है। इसके बाद सिकंदर को ब्यास नदी क्रॉस करने के लिए अपनी सेना को कहता है, लेकिन उसकी सेना बहुत थक चुकी होती है, वो ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर देती है। भाई इसके पीछे भी एक कहानी चलती है। कहा जाता है कि इस समय तक्षशिला में चाणक्य कूटनीति के साथ शासन करने की रणनीति बना रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई विदेशी सत्ता भारत में अटैक करे, भारत में किसी विदेशी सत्ता का शासन हो। इसलिए वो रात के में जाके सेना के शिविर में जाके अफवाह फैला देते हैं कि जो ब्यास नदी है बहुत काली नदी है, अभिश्राप वाली नदी है, कोई जिसको क्रॉस करता है तो मर जाता है, इसमें मतलब बहुत ही पिशाची शक्तियाँ हैं, इस टाइप की अफवाहें फैला देती है। तो सेना डर जाती है, एक ये भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी निकलता है कि युद्ध अब तक लड़ते लड़ते सेना ऑलरेडी थक चुकी थी, तो वो सिकंदर से कहती है कि हम ब्यास नदी को क्रॉस करके भारत में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर प्रवेश किया होता तो शायद भारत में कुछ यूनानियों का शासन होता, मौर्य साम्राज्य उतना ना शक्तिशाली हो पाता, कुछ भी हो सकता था, कोई नहीं जानता। फिर क्या होता है, ब्यास नदी को पास क्रॉस करने से मना कर देते, फिर वापस चला जाता है सिकंदर। और 322 में बेबीलोन में, ईरान में उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो पूरा जीवन युद्ध रणभूमि में ही लड़ा और वहीं मर गया। ये इसके बारे में डायलॉग चलता है। तो पूछा जाता है सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के बारे में पता चलता है, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स, बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने पॉलिटिक्स, प्रशासन, राजनीति के बारे में बताया, किस तरीके से प्रशासन करना है। और सिकंदर की पसंदीदा बुक है इलियड। सिकंदर की बुक के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, सिकंदर की पसंदीदा बुक का नाम क्या है? इलियड, जिसको होमर ने लिखा। ये हमेशा इस बुक को अपने साथ रखता था, ठीक है। और इसका प्रिय घोड़ा था आपका बहुकेफला। बहुकेफला के मरने पे उसने एक बहुकेफला नगर बसाता है। क्या बसाता है? बहुकेफला नगर की स्थापना करता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है, ईरान में। 322 में ये मर गया। इसके बाद क्या होता है, सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर भारत वाला जो एरिया है, जो गांधार तक, जहाँ तक वो जीता है, कम्बोज तक, वहाँ का साम्राज्य वो अपने राजदूत या अपने सेनापति सेल्यूकस को देके चला जाता है, सेल्यूकस निकेटर। तो जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और उससे सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारता है। और युद्ध के हार के बाद 4 प्रांत, हेरात, मकरान, कांधार और अराकोसिया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और अपनी बेटी हेलेना की भी शादी करता है। ये सब चीज़ हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? 16 महाजनपद में एक विशाल जनपद है, राजवंश है मगध। मगध के उदय की कहानी पढ़ी। मगध में 3 शासकों ने रूल किया, 3 राजवंशों ने रूल किया, आपके हर्यक वंश, नागवंश और शिशुनंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक है आपका बिंबिसार, अंतिम शासक है बृहदत्त। उसके बाद बृहदत्त की हत्या नागवंश का संस्थापक शिशुनाग करता है, और उसका क्या नंदीवर्धन उसका अंतिम शासक है। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद करके नंद वंश की स्थापना करता है, और महापद्म नंद वंश के अंतिम शासक है आपका धनानंद, जिसकी हत्या आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे और एक विशाल महान साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो।
थैंक यू।